उत्तराखंड विशेष आज पढ़ना है। उत्तराखंड से जुड़े हुए जो लोकल फैक्ट्स हैं, जैसे भूगोल से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए, उन्हीं सब के बारे में इसमें रहेगा। उत्तराखंड विशेष में क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं, कुछ बेसिक जानकारियाँ। ठीक है, तो ये 2-3 क्लास में आप लोगों का हो जाएगा उत्तराखंड स्पेशली जो चाहिए। फिर उसके क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से किस पैटर्न में आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले उत्तराखंड विशेष में देखते हैं क्या है। सिंपल सी बात, 2-3 बातें हैं। भारत का 27वां राज्य, भारत में जो राज्यों का गठन हुआ है, ठीक है, पुनर्गठन के पश्चात 27वें राज्य के रूप में उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश से काट के मान्यता मिली। ये मान्यता मिली 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, और 2000 से 2006 तक, 2000 से 2006 तक इसका नाम था उत्तरांचल। ठीक है, और जनवरी 2007 से ये उत्तराखंड के रूप में जाना जाने लगा। वहाँ के लोगों को ऐतिहासिक और लोकल तमाम फैक्टों को देखते हुए नाम में बदलाव किया गया, वहाँ की मंशा देखते हुए, और उत्तराखंड इसको नाम दे दिया गया। ठीक है, इसके बाद जो उत्तराखंड है, ठीक है, उत्तराखंड का सिंपली अगर मैप बनाया जाए, कुछ इस टाइप का बनेगा। ठीक है, कुछ इस टाइप का बनेगा आपका उत्तराखंड का मैप। ठीक, इसमें आप जानते हैं मैप में हमेशा दिशाएं इस प्रकार से होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, इस तरह से दिशाएं हमेशा होती हैं। इसके साथ अपने एटलस को भी आप ले के रखिएगा। एटलस भी आप लिए रहेंगे तो आपके लिए आसान रहेगा। एटलस कंपलसरी है जीएस की क्लास में, आप जानते ही हैं। ठीक है, तो उत्तराखंड के रूप में ये मैप आपका जो है दिया हुआ है, तो इसको आप अपना देख लीजिएगा क्या है क्या नहीं है। ठीक, तो इससे एक सामान्य जो है आपको जानकारी मिल जाएगी लोकेशन की। तो आप देखेंगे नॉर्थ में तिब्बत, चीन है। ठीक है, ईस्ट में आएंगे नेपाल है, साउथ में जाएंगे उत्तर प्रदेश है, और वेस्ट में जाएंगे हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, सामान्य तौर पे चारों दिशाओं में ये 4 स्थित हैं, तिब्बत, नेपाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ठीक, यहाँ मैं भी सीमाओं से जुड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, सामान्य रूप से यही 4 सीमाएं हैं आपकी। दिशा यहाँ जानना जरूरी है, दिशा आप जान लीजिए। ठीक, उत्तर प्रदेश से ही काट के इसको बनाया गया है उत्तराखंड को आपका। ठीक है, इसके बाद सिंपल सी बात आ जाती है, उत्तराखंड की राजधानी क्या है। तो राजधानी में अभी सिस्टम यहाँ अंतरिम, अंतरिम मतलब अंतिम नहीं हुई है। ठीक है, अंतिम नहीं हुई है, अंतरिम राजधानी के रूप में आपको कुछ मिलेगा। अंतिम बनाने के लिए एक स्थान चुना गया है, लेकिन कुछ इशूज हैं, लोकल इशूज हैं, जिसकी वजह से वो भी घोषित तो हो गया है, लेकिन वहाँ पर स्थानांतरण नहीं हुआ है। तो अंतरिम राजधानी के रूप में देहरादून। ठीक है, देहरादून। ठीक, और जो भविष्य की राजधानी होगी, फ्यूचर की राजधानी होगी, ठीक है, वो किसे घोषित किया गया है? गैरसैंण नाम का एक स्थान है। ठीक है, उसी को घोषित किया गया है, गैरसैंण को। और गैरसैंण अभी फाइनल नहीं हुआ है, मतलब फाइनल है, यहाँ स्थापित नहीं हुई है। गैरसैंण नाम का जो है एक स्थान है आपका। ठीक है,
नहीं नहीं, अंतिम भविष्य की राजधानी यही है, ठीक है, गैरसैंण। लेकिन वर्तमान में अभी आते हैं उस पर भी, ये आपका चमोली जिला में है। ग्रीष्मकालीन राजधानी ये वर्तमान में ग्रीष्मकाल के समय ये वर्क करती है, ठीक है। लेकिन कोशिश ये रहेगी, ये बिल्कुल सेंटर में होने की वजह से, लगभग यहाँ पर इसकी पोजीशन है सेंटर में होने की वजह से इसे राजधानी भविष्य की बनाने का प्रयास जारी है। कुछ लोकल इशूज की वजह से फाइनल टचअप नहीं दिया गया है। फिलहाल ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में ये वर्क कर रहा है, शीतकालीन में देहरादून, लेकिन आने वाले भविष्य में अंतिम रूप से गैरसैंण आपकी परमानेंट राजधानी बन सकती है, ठीक है, बनेगी, घोषित भी है, बनेगी। चमोली ज़िले में है ये, ठीक है, चमोली ज़िले का एक नगर है, उसी में बनाया गया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जलवायु सामान्य रूप से क्या पाई जाती है, पूरा पार्ट वाइज विश्लेषण अपनी अपनी जगह पे सब हो जाएगा। पार्ट वाइज विश्लेषण बहुत वो बाद की बात है, लेकिन सामान्य तौर पर यहाँ पर क्या क्लाइमेट है उसके बारे में भी आपको जानना है, ठीक है। जलवायु क्लाइमेट सामान्यतया क्या पाई जाती है, इसको जानना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हिमनदें पाई जाती हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे जलवायु किससे जुड़ता है, हिमनदें, ठीक है, जिसको आप ग्लेशियर्स के नाम से जानते हैं, हिमनद पाई जाती हैं। तो हिमनदें जहाँ पाई जाती हैं, यहाँ पर शीत कटिबंध पाया जाता है, ठीक है, कोल्ड रीजन पाया जाता है। यहाँ से लेकर के, ठीक है, हिमनदें पाई जाएं, यानी कि ध्रुवीय टाइप की राजधानी पाई जाए, ठीक है, शीत कटिबंध पाया जाए, से लेकर के उपोष्ण कटिबंध तक की राजधानी पाई जाती है, ठीक है। और उपोष्ण कटिबंध को क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल, ठीक है, रीजन, सब ट्रॉपिकल रीजन बोला जाता है। यानी कि अति शीत से लेकर के, ठीक है, 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक की तापमान की यहाँ पर साल भर में औसत मौसमी दशाएं पाई जाती हैं, ठीक है। उष्ण कटिबंध ट्रॉपिकल रीजन यहाँ पर नहीं पाया जाता, यानी कि यहाँ पर भयंकर गर्मी वाला सीजन कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो अब वो कैसे डिवाइड करेगा किन चीज़ों में, तो आगे जब हम पर्वत पढ़ लेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे, तमाम चीज़ों के बारे में जान लेंगे, तो ये बात खुद ब खुद स्पष्ट हो जाएगी कि किस जगहों पर कैसे। क्योंकि अभी ज़िलों के बारे में मैंने नहीं बताया कि कौन कौन से ज़िले हैं, क्या क्या है। पहले ऊपरी भौगोलिक स्थिति को देख लेते हैं, फिर ज़िलों में क्या क्या विशेषता है, प्रश्न बनता है, उसके बारे में देख लेंगे। अन्य कोई चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें आएंगी। बस अभी आपको क्या जानना है कि शीत कटिबंध यानी कि कोल्ड रीजन से लेकर के सब ट्रॉपिकल रीजन तक की स्थिति यहाँ पर पाई जाती है, ठीक है। जाहिर सी बात है, जब उच्च हिमालय में ग्रेट हिमालय की ओर रहेंगे तो वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, शीत कटिबंध जो है चल रहा है। नीचे की ओर आएंगे, जब तराई इलाकों में आ जाएंगे तो वहाँ पर सब ट्रॉपिकल रीजन आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, इसीलिए उसमें उलझा नहीं रहा हूँ कि फालतू समय लगाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर, ठीक है, पाई जाती है जो क्लाइमेट है, ठीक है। और साथ ही साथ वनों में जब आप जाएंगे तो वन अपना अलग से हमें पढ़ना है। तो वनों में आप देखेंगे कि झाड़ियों से लेकर के, शीत कटिबंध में झाड़ियाँ ही होती हैं, बड़े पेड़ नहीं हो पाते हैं। झाड़ियों से लेकर के सघन वन, उपोष्ण कटिबंध के सघन वन, तराई इलाका, दलदली इलाका है, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, तो यहाँ चौड़ी पत्ती के सघन वन तक पाए जाते हैं, ठीक है। बहुत कुछ ऐसा है, बहुत वैरायटी है जागृति में उत्तराखंड के, ठीक। तो प्रश्न क्या बनेंगे, उस पर फोकस करना है। उत्तराखंड स्पेशल, उत्तराखंड का पूरा दायरा नहीं जानना है, प्रश्न के अकॉर्डिंग फोकस करके पढ़ना है। उतना समय नहीं है कि लगातार उत्तराखंड ही पढ़ा जाए, ठीक है। तो इसलिए इस तरीके से है। अगली बात, ठीक है, इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है, ठीक है, फिजिकल रीजन्स जो हैं उन्हें किस प्रकार डिवाइड किया गया है। ये किस प्रकार डिवाइड है, तो आप जानते हैं ये जो उत्तराखंड है इसका 80% हिस्सा पर्वतीय है, लगभग 80% हिस्सा कैसा है, पर्वतीय है। पर्वत यहाँ पर पाए जाते हैं। 80 क्या
लगभग मानिए 90%, 88% है पर्वतीय पर्वत पाए जाते हैं। ऊंचे से लेकर के नीचे नए निर्मित पर्वतों तक पाए जाते हैं। ज्योग्राफी के हिस्से में इसके बारे में हम पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं। तो इंडिविजुअल जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ज्योग्राफी में तब हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो रेंजेज हैं वो विस्तार है, ठीक है, पर्टिकुलर रेंज नहीं, वो विस्तार हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला में जो जो रीजन्स पाए जाते हैं, जिन जिन पार्ट में हिमालय पाया जाता है, उसी का विस्तार यहाँ से गुजरता है। तो हम फिलहाल उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है, फिलहाल उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, लोकल अभी नहीं, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन ही नहीं रहेगा तो लोकल पढ़ने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो क्या क्या है यहाँ पर पहली बात, बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय पाया जाता है पहले नंबर पर, बृहद हिमालय। ठीक है, अब ये बृहद हिमालय हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है, ठीक है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ रखा है। इसी को हिमाद्री भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम है हिमाद्री, हिमाद्री भी कहा जाता है, ठीक। यानी कि जो सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पूरी श्रृंखला है ग्रेटर हिमालय की, उसी के हिमाद्री या ग्रेटर हिमालय का एक हिस्सा उत्तरी हिस्से में, ठीक है, उत्तरी हिस्से में उत्तराखंड में भी पाया जाता है, ठीक है, हिमाद्री भी कहते हैं। ये उत्तरकाशी, टिहरी, गढ़वाल, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा तमाम जिलों में जो है फैला हुआ है। प्रश्न क्या बनेगा, प्रश्न क्या बनेगा, औसत हाइट क्या है, तो ये, ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई क्या है, तो आप जानते हैं 4500 मीटर से लेकर के 7000 मीटर तक इसकी औसत ऊंचाई पाई जाती है, ठीक है, यानी कि बहुत ऊंचा है। ये ऊंचाई आप लोग जानते हैं समुद्र तल से ली जाती है, ना कि जहाँ से पर्वत शुरू हो रहा है वहाँ से ली जा रही है, समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित यहाँ पर पर्वत हैं, ठीक है। अब बात आई सर्वोच्च चोटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बृहद हिमालय की, सर्वोच्च हाईएस्ट चोटी कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बृहद हिमालय की सर्वोच्च चोटी तो आप जानते हैं माउंट एवरेस्ट है। यहाँ पर उत्तराखंड में उस बृहद हिमालय की जिसका माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, उसकी कौन सी चोटी यहाँ पर स्थित है, वो है नंदा देवी। उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंदा देवी चोटी है, नंदा देवी पर्वत है। तो नंदा देवी सबसे ऊंची है, ये चमोली जिले में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, चमोली जिले में। नंदा देवी से रिलेटेड और भी फैक्ट हैं, आप जानते हैं, रिजर्व और तमाम चीज़ें यहाँ पर हैं, वो बाद की बात है, एक एक स्टेप जुड़ता जाएगा। नंदा देवी, ठीक है। सेकंड इम्पॉर्टेंट है, इसलिए पूछ सकता है सेकंड कौन सी है, सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, ठीक है, कामेट। कामेट नाम की चोटी है जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है। ये उत्तरकाशी जिले में स्थित है, ठीक। दोनों पर्वत चोटियां मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में आपको जानना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। इसका दूसरा हिस्सा है मध्य हिमालय। मिड हिमालयन रेंज दूसरे हिस्से में बांटा जाता है, ठीक है। ये कहाँ पर फैला हुआ है, ये हरिद्वार, देहरादून आदि में फैला हुआ है। ठीक है, एक ही जिले में दो प्रकार की भी जो है हिमालय पर्वत श्रेणियां हो सकती हैं, ठीक है। मध्य हिमालय रेंज आपकी हरिद्वार, देहरादून आदि में फैली हुई है। इसकी अगर औसत ऊंचाई ली जाए तो 1500 से 3000 मीटर तक है, ठीक है। औसत अगर ऊंचाई ली जाए तो ये 1500 से 3000 मीटर तक है, ठीक है, 3000 मीटर तक है यहाँ पर, ठीक। हरिद्वार, देहरादून की ओर जो है ये फैले हुए हैं, ठीक। अगला शिवालिक हिमालय का भी पार्ट पाया जाता है यहाँ पर। शिवालिक हिमालय का भी पार्ट पाया जाता है।
हिमालय की श्रृंखला में सबसे नई श्रृंखला शिवालिक है, इस बात को आप जानते ही हैं। ये अभी इसकी ऊंचाई जो है औसत वो 700 से 1200-1500 मीटर की ऊंचाई पर औसत है। ठीक, ऊंचाई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस दिमाग में रखने के लिए कि एक दूसरे से ओवरलैप ना होने पाए, इसके लिए हम हाइट देखते हुए चल रहे हैं, बाकी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके ढाल जो दक्षिणी ढाल है, ठीक है, ढाल पर, ठीक है, जो स्लोप है इस पर सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सघन वन शिवालिक रेंज में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसकी ढाल पर ज़्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ 12 महीने बर्फ़ नहीं जमी रहती है, एक औसत गर्मी यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, बरसात का भी जो मानसूनी हिस्सा है यहाँ पर पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर इसके स्लोप पर सघन वन, ठीक है, बहुत डेंस वनों की, फॉरेस्टों की कैटेगरी यहाँ पर डेवलप हुई है। और यहाँ पर जो घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, यहाँ पर जो घाटियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, इनको दून कहते हैं। ये स्पेशल क्वेश्चन है आपका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दून कहाँ पर पाए जाते हैं। शिवालिक रेंज में जो घाटियाँ पाई जाती हैं, यानी दून का अर्थ होता है, दूसरा अर्थ होता है रास्ता भी, द्वार भी होता है। ठीक है, द्वार या दून कहा जाता है। तो आप जानते हैं हरिद्वार, देहरादून, तो हरिद्वार देहरादून में शिवालिक रेंज भी पाई जाती है और इसकी घाटियों से जो रास्ता गुजर रहा है अंदर की ओर जाने को, उसे दून या द्वार भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दून या द्वार कभी भी पूछे तो आप शिवालिक रेंज ही चुनिएगा। रास्ते तो मध्य हिमालय में भी हैं, बृहद हिमालय भी हैं, लेकिन वहाँ दर्रों के रूप में हैं। द्वार या दून नाम आपका शिवालिक हिमालय रेंज में है। नाम को इधर से उधर शिफ्ट मत करिएगा कि रास्ते के नाम पर हम नाम को भी शिफ्ट कर लें। याद रखने के लिए देहरादून, हरिद्वार, इन दोनों को याद रखिए कि मैदानी इलाके से जब हम इस पर्वतीय क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो उसके दो प्रमुख रास्ते हैं जो कि उत्तराखंड में पाए जाते हैं, एक देहरादून है, एक हरिद्वार है। इन दो नामों से आप याद रखे रहिए। ठीक है, और ये देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ठीक है, नैनीताल तक जो है ये विस्तारित है। ठीक है, इसकी रेंज, शिवालिक हिमालय की रेंज विस्तारित है। ठीक, इसके बाद ये 3 हो गए। चौथा क्षेत्र आता है भाभर क्षेत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर 2-3 बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, उनको जानना आपको बहुत जरूरी है। भाभर क्षेत्र को आप पथरीला क्षेत्र कह सकते हैं। ठीक है, याद रखने के लिए आप पथरीला, कंकड़ पत्थर, ठीक है, जो भी कहिए, कंकड़ पत्थर जो भी कहिए, इस क्षेत्र में इस मिट्टी से, मिट्टी के रूप में यही मिलता है। कंकड़ पत्थर मिलेंगे, पत्थर बड़े बड़े भी मिलेंगे। यहाँ की खास बात क्या बनती है, और वो पूरी बात आपको जाननी पड़ेगी। ठीक है, नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, बड़ी नदियाँ नहीं लुप्त होती हैं, लेकिन तमाम नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ठीक, ये एक ज्योग्राफी का सामान्य क्वेश्चन है। क्यों लुप्त हो गई? कोई जादू नहीं हो रहा है। नदियाँ जब ऊंचाई से आती हैं तो आप जानते हैं नदियों के रास्ते में लैंडस्लाइड होता रहता है, चट्टानों को तोड़ती रहती हैं। तो वही चट्टानें ऊंचाई से गिरते 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 गोल पत्थरों के रूप में हो जाती हैं, और वो जब नीचे आती हैं, यानी कि अचानक ढलान से प्लेन सरफेस पे आ गई, तो अब ढलान पर तो पत्थर बह गए, लेकिन नदियों की धारा भी प्लेन पर, ठीक है, कम हो जाती है, तो पत्थरों को बहा नहीं पाती, तो वहाँ पर पत्थर डंप हो जाते हैं। और जब पत्थर डंप हो जाएंगे तो आप जानते हैं एक के ऊपर एक पत्थर अगर लगा हुआ हो तो बीच में स्पेस होता है, तो नदी आती है और उन्हीं पत्थर के बीच जो स्पेस है वहीं से बहती रहती है, यानी अंडरग्राउंड रिवर के रूप में बहती रहती। ऊपर से तो पत्थर दिखता है, लेकिन पत्थरों के अंदर जो स्पेस है वहाँ से पानी भी बहता रहता है। इसी वजह से कहा जाता है नदियाँ लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, नदियाँ यहाँ पर लुप्त हो जाती हैं। लगातार आया हुआ क्वेश्चन है, ये उत्तराखंड स्पेशल नहीं, ये एक सामान्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदियाँ कहाँ लुप्त हो जाती हैं, ये
जो है भाभर क्षेत्रों में लुप्त हो जाती हैं। और साथ ही साथ जान लीजिए कि ये शिवालिक की तलहटी में पाया जाता है, यानी शिवालिक रेंज जहां समाप्त होती है, जहां से प्लेन शुरू होता है, वहीं पर भाभर क्षेत्र आपका पाया जाता है, नदियां अदृश्य हो जाती हैं। ठीक है, तो जो साउथ के ज़िले हैं आपके, नैनीताल का अंतिम हिस्सा, ठीक है, उधम सिंह नगर का अंतिम हिस्सा, यहाँ सब जो है ये सी क्षेत्र भाभर क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ये ठीक। 4 के बाद 5वां जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी ज्योग्राफी का सामान्य इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का तो इम्पॉर्टेंट है ही है। ठीक है, नेक्स्ट है तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र क्या होता है? पहली खासियत इसकी जानिए कि नदियां पुनः दृश्य हो जाती हैं, यानी नदियां पुनः दिखने लगती हैं हमको। ठीक, यानी भाभर क्षेत्र में तो पत्थर जमे हुए थे, पानी और आगे बढ़ गया तो वहाँ पत्थर नहीं है, तो नदियां फिर ऊपर सतह पर हमें दिखाई पड़ने लगती हैं। अब ये जानते हैं जब स्लोप पर नदी बह रही है तो उसकी जो धारा है वो संकुचित रहेगी क्योंकि बहाव ज़्यादा है, लेकिन बहाव घट जाएगा तो पानी फैल कर बहने लगता है। तो पानी जब फैलेगा तो बड़े दलदली इलाके का निर्माण होगा, तो नदियां यहाँ पुनः दृश्य हो रही हैं। ये दलदली क्षेत्र है। ये कैसा क्षेत्र है? दलदली क्षेत्र है, यानी कि पानी मिट्टी मिक्स एरिया है, दलदल टाइप का है, दलदली क्षेत्र है। ठीक, यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्यों सघन वन? नदियां हैं, दलदली क्षेत्र है, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध है, ठंडक भी यहाँ बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं पड़ती है कि बर्फ़ जमी हुई है, पौधों के विकास का मौका ना मिले, इसलिए यहाँ पर आपके डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। फॉरेस्ट में डेंसिटी पेड़ों की बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो तराई क्षेत्र भी है आपका। ठीक है, यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर आप जान लीजिए 2 प्रमुख फसलें हैं, चावल तथा गन्ना। ठीक है, उपोष्णकटिबंधीय दोनों फसलें हैं, चावल तथा गन्ना यहाँ पर प्रमुख रूप से उगाया जाता है। तो आप तराई क्षेत्र के बारे में अगर जान रहे हैं तो उत्तराखंड से लेकर के उत्तर प्रदेश बिहार तक तराई क्षेत्र आपका फैला हुआ है, हिमालयन रेंज का तराई क्षेत्र। और ये पूरा एरिया चावल और गन्ने के लिए विख्यात है। सबसे उच्च क्वालिटी के चावल यहाँ पर पाए जाते हैं, एक से एक क्वालिटी के चावल पाए जाते हैं, गन्ना भी पर्याप्त होता है। ठीक है, नेचुरली यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छा होता है। तो चावल और गन्ने की फसल मुख्य फसल है तराई क्षेत्रों की, इस बात को भी आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, ये बात भी आप जाने रहिए। क्लियर है? अब नेक्स्ट टॉपिक है प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं। ठीक, नदियों में एक क्वेश्चन मैं छोड़ता हुआ चलूँगा, ध्यान से पहले ही जान लीजिए। नदियाँ यहाँ पर 5 प्रयाग पाए जाते हैं, 5 प्रयाग पाए जाते हैं। ठीक, किन किन नदियों का संगम होता है उसको वहाँ पर पढ़ूंगा, यानी पहले नदियों का हम लोग इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ठीक, जो जरूरी बातें हैं उसके साथ नदी से जुड़ी हुई। पंचप्रयाग स्पेशल क्वेश्चन है, इन नदियों से मिला करके भी पूछा जा सकता है और इंडिविजुअल भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए पंचप्रयाग को अलग करके पढ़ेंगे। उसी में पढ़ेंगे तो हो सकता है इंडिविजुअल क्वेश्चन हमारा गलत हो जाए या हमको याद ना हो, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अभी नदियों से जुड़ी जो विशेष बातें हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख नदियाँ, ठीक है, कौन कौन सी हैं। इम्पॉर्टेंट रिवर्स हैं, सभी रिवर्स नहीं हैं, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक, प्रमुख नदियाँ, इनमें एक दो कुछ छूटेंगी भी, अगर उनसे कोई प्रश्न आया होगा तो आगे अप टू डेट करा दिया जाएगा। अभी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनके अकॉर्डिंग। ठीक, पहले नंबर पर है अलकनंदा। अलकनंदा नदी, ठीक, इसका उद्गम स्थल भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा हुआ है, पूछेगा। ठीक, सतोपंथ ग्लेशियर, सतोपंथ ग्लेशियर से ये निकलती है और इसी के पास में, ठीक है, इसी का एक हिस्सा है भागीरथ खड़ग ग्लेशियर। ठीक है, इसी का एक हिस्सा है भागीरथ खड़ग
ग्लेशियर। हो सकता है इन दोनों में से ऑप्शन ये भी बन सकता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर भागीरथ खड़ग ग्लेशियर रहे और सतोपंथ ग्लेशियर आपके ऑप्शन में ना रहे तो आप भागीरथ खड़ग ग्लेशियर को चुनिएगा। ये यहाँ से निकलती है, आगे बढ़ती है। यहाँ पर जानना जरूरी है, ये देवप्रयाग में, ठीक है, देवप्रयाग में, ठीक, अलकनंदा नदी आकर के देवप्रयाग में भागीरथी नदी से संगम होता है और गंगा नाम से जानी जाने लगती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जानना, इसलिए हम जान लिए। अलकनंदा नदी आती है, रास्ते में बहुत सी नदियाँ मिलेंगी इससे, वो आगे पढ़ेंगे पंचप्रयाग में हम, और अंतिम में देवप्रयाग में भागीरथी आकर के इनसे मिलती है और यह गंगा नदी के नाम से जाने जाने लगती है। ठीक, गंगा नदी की जो मुख्य धारा है वो भागीरथी नदी है, ठीक है, सॉरी, जो जिसके नाम से जानी जाती है, लेकिन जो जल की मात्रा है वो अलकनंदा नदी से पर्याप्त आता है। ठीक, तो ये बैलेंस बना करके भी आपको चलते रहना है। ठीक है, कि भागीरथी नदी के साथ जब इसका संगम होता है देवप्रयाग में तो ये गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, इसके बाद अगली है भागीरथी नदी। ठीक है, भागीरथी नदी, ठीक, गंगा नदी यहाँ नाम पड़ता है, इस बात को भूलिएगा नहीं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, संदर्भ को समझना पड़ेगा। सामान्य तौर पर गंगा लिख रहा है कोई बात नहीं, लेकिन स्पेशली लिख रहा है तो फिर सोचना पड़ेगा। ठीक, ये गंगोत्री ग्लेशियर से उद्गम होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से उत्पन्न होती है भागीरथी नदी। ठीक है, और इसका उद्गम स्थल, ठीक है, गौमुख है, यानी कि यहां पर दृश्य है, दिखने लगती है, और यहां से जल आता है। ठीक है, प्रश्न दो आते हैं यहां पर। ठीक, ऑप्शन दोनों रहेंगे, प्रश्न दो तरीके के हैं, लेकिन ये ऑप्शन में दोनों चीजें हमेशा रहती हैं। पूछता है भागीरथी नदी का उद्गम स्थल, या गंगा नदी लिख करके भी पूछता है तो उद्गम स्थल गौमुख है, लेकिन पूछता है कि कहाँ से जल आता है, किस ग्लेशियर से जल आता है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से जल आता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कट होनी चाहिए। अदरवाइज ऐसा लोगों ने गंगोत्री रट रखा है कि स्थल भी पूछता है तब भी गंगोत्री लगा के ही चले आते हैं, गलत हो जाएगा। तो इस बात पर ध्यान रखिएगा, दोनों अलग अलग इसीलिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर है और उद्गम स्थल जहाँ पर दिखती है वो गौमुख नाम का स्थान है। ठीक, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी, ठीक है, रामगंगा नदी भारत की बड़ी नदियों में ये भी आती है। लोहबा गांव से उद्गम लोहबा गांव से होता है, ग्लेशियर इसका नहीं पूछा जाता है। और इसकी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट खास बात है, आप जानते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर नेशनल पार्क है, अभयारण्य है, जिम कार्बेट से होकर बहती है। इधर बीच कई स्टेटों में यूपीएससी में एक प्रश्न लगातार आया हुआ है कि नेशनल पार्कों के बारे में हमेशा पूछता था, अच्छी बात है, अभी भी पूछ रहा है। अब वो नेशनल पार्कों के अंदर जाके पूछ रहा है, कोई नदी वहाँ से गुजर रही है तो कौन सी नदी गुजर रही है, क्या वो दो भागों में बांटती है, कोई अलग अलग नाम हो जाते हैं, कोई ऐसी बातें जो है थोड़ा गहराई में जाके पूछता है। तो उत्तराखंड में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क से होकर बहने वाली नदी कौन सी है, तो आप कहेंगे रामगंगा नदी है। ठीक है, इन चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, प्रश्न हमारे क्या बन रहे हैं। ठीक, काली नदी नेक्स्ट है, काली नदी। ठीक है, इसके अन्य नाम भी हैं। काली नदी का प्रश्न क्या है, इसके अन्य नाम भी हैं, महाकाली, काली गंगा या शारदा। इसका क्या प्रश्न बनता है, महाकाली, काली गंगा और
शारदा नाम से भी ये जानी जाती है काली नदी, ये पूछा जाएगा। और इसका पिछले साल का एक प्रश्न पूछा हुआ है, ठीक है, ये भारत नेपाल सीमा बनाती है, प्राकृतिक रूप से भारत और नेपाल की सीमा बनाती है। और ये सीमा स्थित है काला पानी से लेकर के टनकपुर तक। ये सीमा कहाँ स्थित है? काला पानी से लेकर के टनकपुर तक। अब बात आई, ये प्रश्न क्यों इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों पूछा जा रहा है? तो बड़ी सिंपल सी बात है, यहाँ पर आप जान लीजिए। ये काला पानी, अल्लाह वालों को जरूर ही जानना चाहिए, सजाए काला पानी, है कि नहीं? काला पानी शब्द कुछ स्पेशल शब्द है, सुनने में ऐसा लगता है कि काला पानी नाम का स्थान भी है, और जिसके लिए कुछ वर्षों पहले नेपाल और भारत का कुछ थोड़ा बहुत विवाद हुआ था, ठीक है, और इसी वजह से यह स्थान चर्चित हो गया। तो उसके आसपास की बातें जो प्रश्न बनती हैं वो भी चर्चित हो गई। तो काली नदी वहीं से गुजर रही है, काला पानी से टनकपुर तक नेचुरल, ठीक है, बॉर्डर लाइन का निर्धारण करती है भारत और नेपाल के बीच में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखे रहिएगा। काला पानी कॉर्नर है इंडिया और नेपाल का, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है भिलंगाना नदी। भिलंगाना नदी इंडिविजुअल स्टेट के रूप में इंपॉर्टेंट है। ये खतलिंग ग्लेशियर से, खतलिंग ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, ठीक है, और ये आगे आकर के भागीरथी से मिल जाती है, ठीक है, भागीरथी की सहायक नदी है। चलिए ये भी जान लीजिए। सर ग्लेशियर कौन सा है इसका सर? नहीं पूछेगा। नहीं पूछेगा, ठीक। भिलंगाना नदी का, अच्छा ये सॉरी, ये भिलंगाना ने खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर, ठीक है। भिलंगाना नदी है, खतलिंग ग्लेशियर से उद्गम होता है इसका, ठीक है, बृहद हिमालय पे खतलिंग ग्लेशियर है, और ये आगे चल करके कुछ दूरी बाद भागीरथी नदी से मिल जाती है, यानी भागीरथी नदी की सहायक नदी है, ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है गौरी गंगा। गौरी गंगा नदी है, ठीक है, ये मिलम ग्लेशियर से निकलती है, मिलम ग्लेशियर, ठीक है, मिलम ग्लेशियर से निकलती है, और आगे आकर के काली नदी की सहायक है। मिलम ग्लेशियर काली नदी की सहायक है ये, ठीक है। इसके बाद मंदाकिनी नदी। अब मंदाकिनी में थोड़ा ध्यान रखिएगा, मंदाकिनी और नंदाकिनी दो आएंगी। अभी है मंदाकिनी नदी, ठीक है, तो दो नदियां एक जैसे नाम है, एम पहले आता है तो मंदाकिनी, फिर एन आएगा, नंदाकिनी हो जाएगा। तो मंदाकिनी नदी जो है, ठीक है, ये चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकली है। चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकली हुई है, और ठीक है, ये आगे जा कर के सोनप्रयाग में मिल जाएगी किसी से, तो फिलहाल ये, या किसी से क्या लिख लीजिए, सोनगंगा नदी से सोनप्रयाग में मिल जाती है, फिर वो आगे बढ़ करके मंदाकिनी के रूप में ही जा करके अलकनंदा से भी मिलेगी। तो सोनगंगा उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना ही जानिए, चौराबाड़ी ग्लेशियर से निकली है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। फिर नंदाकिनी नदी है, नाम एक जैसे हैं इसलिए कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक। अगर दिमाग में है कि दो नदियां हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगी, नहीं है तब हो सकती है। नंदाकिनी नदी ये नंदा धुंधरी ग्लेशियर से निकली है,
नंदा धुंधुरी ग्लेशियर से निकली है। ठीक है, ये भी, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या नंदा देवी, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पिंडारी नदी। इसके ग्लेशियर का नाम भी पिंडारी ग्लेशियर है। पिंडारी ग्लेशियर से निकलती है। अभी पंचप्रयाग में ये भी मिलेगी आपकी। ठीक है, सरयू नदी, एक सरयू नदी यहां पर भी है। ठीक है, नहीं तो अयोध्या पहुंच जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। यहां पर भी सरयू नदी है। ये सरमूल से पंचेश्वर बहती है। सरमूल से पंचेश्वर के मध्य। ठीक है, सरमूल से लेकर पंचेश्वर तक बहती है, और जब पंचेश्वर पहुंचती है तो ये यहां पर महाकाली से मिल जाती है। विलय हो जाता है, और यही महाकाली अयोध्या में भी आती है। लेकिन अयोध्या में सरयू लोकल नाम अलग है। ठीक है, कुछ दूरी का नाम है सरयू। ठीक है, इंडिया में घाघरा नाम से भी जानी जाती है, तो वो बाद की बात है जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे। फिलहाल ये जानिए कि ये उत्तराखंड वाली सरयू नदी पंचेश्वर से, सरमूल से पंचेश्वर तक बहती है, और पंचेश्वर में कहाँ पर, महाकाली से मिल जाती है, विलय हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। फिर है टोंस नदी। ठीक है, टोंस नदी। ठीक, टोंस नदी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, बंदर पूंछ ग्लेशियर से निकलती है, और थोड़ी दूर आकर के, ठीक है, देहरादून में यमुना नदी से मिल जाती है, यानी कि यमुना की सहायक है। ठीक, यानी नेक्स्ट आपकी सबसे इंपॉर्टेंट नदियों में यहां पर यमुना नदी है। ठीक है, यमुना नदी, जिसको आप जानते हैं कि यमुनेत्री से निकलती है। और इसका भी ग्लेशियर जो है बंदर पूंछ, यानी एक ही ग्लेशियर से दो दिशाओं में निकली नदियां हैं, और अंतिम में टोंस नदी आकर के यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है। ये नदियों के रूप में कुछ इंपॉर्टेंट आपके प्रश्न थे। ठीक है, नदियों के रूप में उनको आपने देखा। अब नदियों का जो दूसरा हिस्सा है, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है पंचप्रयाग से रिलेटेड। ठीक है, तो पंचप्रयाग क्या क्या है उसको भी देखते हैं। पंचप्रयाग, पंचप्रयाग यानी 5 स्थान, और प्रयाग मतलब होता है, ये प्रयाग जो शब्द होता है वो सामान्य तौर पर नदियों का संगम जहाँ पर होता है उस जगह को प्रयाग शब्द से संबोधित किया जाता है। ठीक, इसमें पहला है विष्णु प्रयाग। ठीक है, पहला है विष्णु प्रयाग, दूसरा है नंद प्रयाग। ठीक है, दूसरा है नंद प्रयाग, तीसरा है कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग, चौथा है रुद्र प्रयाग। ठीक है, और पांचवा है देव प्रयाग। ठीक है, ये पांचों प्रयाग से आपका प्रश्न पूछेगा। अलकनंदा प्लस अलकनंदा नदी अभी आपको मिली थी। ठीक है, इससे यहाँ पर धौली गंगा नदी मिलती है, प्लस
धौली गंगा, यहाँ पर ये दोनों नदियाँ हैं। ठीक, फिर अलकनंदा नाम से आगे बढ़ती है, और अलकनंदा और नंदाकिनी नदी, ठीक है, ये दोनों नंद प्रयाग में मिलती हैं। नंद ना से नंद, ना से नंदाकिनी, याद रखे रहिएगा। ठीक, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी, ठीक है, पिंडार नदी मिल जाती है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी, मंदाकिनी नदी यहाँ पर मिलती हैं। ठीक है, और अंतिम में अलकनंदा प्लस भागीरथी, और यहीं पर नाम पड़ जाता है गंगा नदी। ठीक है, और यहाँ से फिर वो हरिद्वार होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। तो ये धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडर, मंदाकिनी और भागीरथी नदियों का 5 नदियों का संगम है। ठीक, ये पांचों क्रमशः भी पूछा जा सकता है। ठीक, इनमें 1-2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आप एक और बात जान लीजिए, कागभिशुंडी झील भी है, इसके करीब में कागभिशुंड झील भी है, इसको भी जानिए, विष्णु प्रयाग के करीब में। ठीक है, नंद प्रयाग में, ठीक है, 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर NH-58, ठीक है, जो कहाँ जाता है, बद्रीनाथ। ठीक है, जो जाता है बद्रीनाथ, ये यहीं से पास में गुजरता है, नंद प्रयाग के पास में गुजरता है, और यहीं पर माना दर्रा भी है, माना दर्रा। ठीक है, और ये किसको जोड़ता है, भारत तिब्बत, भारत तिब्बत को जोड़ने वाला मानाला दर्रा भी नंद प्रयाग के पास स्थित है। ठीक है, कर्ण प्रयाग में कुछ नहीं। ठीक, रुद्रप्रयाग में निकट कुछ है, यहाँ पर निकट में क्या है, केदारनाथ धाम। ठीक है, इसी के पास, रुद्रप्रयाग के पास केदारनाथ धाम स्थित है। ठीक है, ये 2-3 एक्स्ट्रा बातें भी जाने रहिए, हो सकता है कोरिलेट करके आपसे पूछ ले। ठीक है, कि कागभिशुंडी झील कहाँ है, तो विष्णु प्रयाग के पास है। ठीक, NH-58 और माना दर्रा किधर से गुजर रहा है, नंद प्रयाग के पास से गुजर रहा है, और केदारनाथ के निकट पंच प्रयागों में से कौन सा प्रयाग स्थित है, तो आप बताएंगे रुद्रप्रयाग स्थित है। यानी एक सिंपल सा आपका ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, तो इनको भी जोड़ करके आप जाने रहिए। ठीक, इतनी बातें हो गई। ठीक है, इतनी बातें हो गई। नेक्स्ट में आपको जो है प्रमुख झीलें, ठीक है, कौन कौन सी प्रमुख झीलें हैं यहाँ पर, इसके अलावा जो रिजर्व्स हैं यहाँ पर, उन सब के बारे में अन्य तमाम बातें रहेंगी, तो वो अगली क्लास में आपकी रहेंगी। ठीक है, ओके।